Hi and welcome to the discrete structure. One of the important topic in chapter 1 is a propositional equivalence और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को फर्दर ब्रेक करके अलग अलग टॉपिक्स के साथ लिखा गया है जो हम अपने अपकमिंग सेशन पे भी जानेंगे। तो पहला जो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के अंदर वर्क है वो लॉ ऑफ लॉजिक पे बेस करता है। तो लॉ ऑफ लॉजिक्स में हम टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी को भी जानेंगे और कुछ रूल्स भी देखेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन लास्ट तक देखें क्योंकि इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़ में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस से रिलेटेड है और उसके प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके भी हम जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियोज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वट एवर इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम रॉयजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 के टॉपिक 1.3 को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस की है। लॉ ऑफ लॉजिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम ब्रीफ डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि एक्चुअली टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी क्या चीज़ है। देखें, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस करूँ कि एक टॉटोलॉजी इज़ अ प्रोपोजिशन, यानी टॉटोलॉजी क्या है, एक प्रोपोजिशन है जिसकी वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखें, एक प्रोपोजिशन है P के साथ जब भी मैं और करूँगा यानी और ऑपरेशन करूँगा किसके साथ, नेगेशन ऑफ P की, तो इसकी वैल्यूज़ हमेशा जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रू होगी। क्या मतलब हुआ? जैसे देखें, अगर मैं P की वैल्यू कहता हूँ ट्रू तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेगेशन, इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन क्या होना चाहिए इस वक्त, और होना चाहिए, यानी एक दोनों में से एक का ट्रू होना चाहिए। तो एक ट्रू है तो लिहाजा कंडीशन ट्रू रहेगी। और आप जिस फॉर्म पे भी P की वैल्यू रखेंगे वो हमेशा क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ट्रू ही प्रोड्यूस करेगा। इस ऐसे प्रोपोजिशन को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। सेकंड वन is contradiction. A contradiction is also a proposition which is always false, यानी contradiction एक ऐसा proposition है जो हमेशा क्या रहेगा, false रहेगा। तो P एक proposition है और अब यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जा रहा है इन दोनों के दरमियान वो एंड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं P कहता हूँ ट्रू और इन दोनों के दरमियान मुझे एंड करना है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, false। ठीक है, अब इस बिहाफ पर एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है तो एट लास्ट यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स। आप P की कोई भी वैल्यू रखें ट्रू या फॉल्स, इस बेस पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज अ कॉन्टिजेंसी। अ कॉन्टिजेंसी इज अ प्रोपोजिशन विच इज नाइदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कॉन्टिजेंसी एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो ना ही तमाम वैल्यूज ट्रू प्रोड्यूस करता है और ना ही तमाम वैल्यू फॉल्स प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर लिख कर बताया गया है। लिहाजा वो क्या हो सकता है, वो P की इनिशियल वैल्यूज हो सकती है। अगर आप P देखें, जब आप ट्रू फॉल्स या ट्रू ट्रू फॉल्स या 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स लिखते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा किसी वेरिएबल की तमाम वैल्यू ट्रू हो या तमाम फॉल्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्ट्रीजेंसी कहते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिए। अब इसी चीज़ को ट्रूथ टेबल से दिखाया जा रहा है। हमने P की वैल्यू लिखी ट्रू फॉल्स, नेगेशन निकाला फॉल्स ट्रू। P एंड कर रहे हैं और P के साथ और भी कर रहे हैं, तो जब मैंने और किया तो तमाम वैल्यू ट्रू आ गई और जब मैंने एंड किया तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई, फॉल्स आ गई, जो इस बात को प्रूव कर रही है टॉटोलॉजी को और कॉन्ट्रडिक्शन को। कुछ पॉइंट समझते हैं। टू कंपाउंड प्रोपोजिशन P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब है जब दो प्रोपोजिशन मिल जाते हैं किसी भी लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए से, तो जब ये मिले हुए हैं तो P एंड Q जो इसके अंदर प्रोपोजिशन मौजूद है दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ P इम्प्लाइज Q इज टॉटोलॉजी। अगर P इम्प्लाइज Q की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, टॉटोलॉजी आ रही है, यानी ट्रू आ रही है। और हम जानते हैं कि P इम्प्लाइज Q के अंदर 3 वैल्यूज हमेशा ट्रू आती है एक्सेप्ट 1, जिसमें आपके पास आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो तो ट्रू रहता है लेकिन आपका कंक्लूजन फॉल्स आता है। ये हम प्रीवियस सेशन पे देखते हुए आ रहे हैं, वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपने देखी भी होगी और नहीं देखी है तो यही वीडियो पॉज करें, पीछे जाएं, वो वीडियोस देखें। ठीक है, तो इस पॉइंट से समझ में आ गया हमें कि अगर P इम्प्लाइज Q की वैल्यूज में तमाम टॉटोलॉजी को फॉलो कर रहा है तो उसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन में P एंड Q दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब मैं बराबर की बात कर रहा हूं तो लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है उनकी ट्रुथ वैल्यूज बराबर रहेगी। पॉइंट नंबर 2,
वी राइट दिस एज पी इम्प्लाइज क्यू, ये दोनों तरीके सेम है, बस यहाँ पर थिक है और यहाँ पर नैरो है। तो और एस पी इक्विवेलेंट क्यू, ये जो 3 बार बनाए गए ये इक्विवेलेंट का है। वेयर पी एंड क्यू आर कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी जब वो चीजें इक्विवेलेंट होंगी तो इस तरह से उसको लिखा जा सकता है। टू कंपाउंड प्रोपोजिशन पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द कॉलम इन अ ट्रूथ टेबल गिविंग देयर ट्रूथ वैल्यूज एग्रीड। वही मैंने बात पहले पॉइंट पे भी बताया था कि जब मैं इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो उनकी जो कॉलम्स की ट्रूथ टेबल्स की वैल्यूज है वो एग्रीज करनी चाहिए, ट्रूथ वैल्यू सेम होनी चाहिए। नाउ द ट्रूथ टेबल शोज दैट नेगेशन ऑफ पी और Q इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q, यानी इन दोनों को हमें इक्विवेलेंट शो करवाना है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो दोनों क्या है, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशंस पे भी और यहाँ पर भी हम इस चीज को रिकॉल कर रहे हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यूनिक वेरिएबल 2 है, P एंड Q, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से यूनिक वैल्यूज आई। यहाँ पर नेगेशन निकाला, नेगेशन ऑफ P, क्योंकि नेगेशन मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, उसके साथ मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया और अप्लाई किया, वैल्यूज आ गई और इम्प्लाइज के अंदर वैल्यूज आप यहाँ पर देखें तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूँगा कि नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट, 3 बार बनाएंगे और उसके बाद सेकंड को लिख दूंगा मैं P इम्प्लाइज Q के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इक्विवेलेंसीज हैं। जब मैं इस तरह से कोई चीज़ लिखूंगा तो मैं उसे इस तरह से भी लिखकर दिखा सकता हूँ, बोथ आर द सेम। इसी चीज़ को यहाँ पर प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ लॉजिक कहा जा रहा है। अब हम समझेंगे कि लॉ ऑफ लॉजिक को एक्चुअली किस तरह से समझाया जाएगा, उसके कुछ रूल्स हैं वो तो हम अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट समझते हैं कि शो दैट द प्रोपोजिशन P और नेगेशन ऑफ P is a tautology and a proposition P and negation of P is a contradiction। tautology में तमाम वैल्यूज ट्रू होती है, कॉन्ट्रडिक्शन में तमाम वैल्यूज फॉल्स होती है। तो ट्रूथ टेबल बनाई, ये चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो गई, ये वैल्यूज तमाम ट्रू आ गई, ये तमाम फॉल्स आ गई। लेकिन एक्सरसाइज में कहा जा रहा है इफ T इज अ टॉटोलॉजी, यानी T जो है टॉटोलॉजी है, तमाम वैल्यूज ट्रू प्रोड्यूस करेगा, एंड C इज अ कॉन्ट्रडिक्शन जो कि तमाम वैल्यू फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि P और T इज इक्वल टू P, इक्वलेंस होना चाहिए। और इसी तरह से P एंड C के दरमियान जब मैं ट्रूथ वैल्यूज करूंगा तो वो इक्वलेंसी होगी किसके, C के। इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम P को लेके चलेंगे तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक वेरिएबल है 2 की पावर 0 से शुरू होगा, तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, वेरी सिंपल। अब हमें ये जो T है वो टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ कैपिटल T बना दे रहा हूँ और इसके साथ तमाम वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ट्रू, क्योंकि टोटोलॉजी में तमाम वैल्यूज ट्रू होती है। उसके बाद C था जो कॉन्ट्रडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे तमाम वैल्यूज क्या लिखनी होगी, इसके लिए फॉल्स लिखनी होगी, वो मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि P और T के दरमियान जब मैं और करूँ तो मुझे P मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P V T। तो और के अंदर एक वैल्यूज का ट्रू होना ज़रूरी है, तो अगर आप T के साथ कंपेयर देखें तो हर में ही तमाम वैल्यूज ट्रू मिल रही हैं, एक ना एक। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर तमाम वैल्यूज ट्रू लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि आप P V T के ज़रिए से, V का मतलब यहाँ पर और है, तो P और T के ज़रिए से आप P को रिटर्न करना चाह रहे थे, लेकिन जब P और T की वैल्यूज़ हम लेकर आए तो तमाम ट्रू आ गई, लेकिन यहाँ पर ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ लिखी हुई थी। इसका मतलब है दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अब हम P एंड C की बात करते हैं जो कि C रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो जब मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ तो तमाम वैल्यूज़ का फॉल्स होना, ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो P और C के साथ जब मैं देख रहा हूँ तो सारे ही फॉल्स हैं, इसका मतलब है दो कहीं पे भी फॉल्स नहीं हो पा रहे हैं, दोनों सेम नहीं हो पा रहे हैं, ट्रू नहीं हो पा रहे हैं। तो जब मैं लिखूंगा P एंड C, तो फर्स्ट पे अगर आप देखें दिस वन, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो रहे हैं। P और C की बात कर रहा हूँ, दोनों में से दोनों ट्रू एक साथ नहीं हो रहे हैं, यही वजह है कि तमाम वैल्यूज फॉल्स होंगी। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट हुआ। तो इस तरह से इक्विवेलेंसीज को चेक किया जा रहा होता है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो हमने एक प्रूफ और भी यहाँ पर करके देख लिया। अब हम ट्रूथ टेबल्स को जब कंपाउंड प्रोपोजिशन के फॉर्म पर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें प्रेसिडेंस देखना होता है, यानी प्रेफरेंस देखते हैं हम किस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। यानी जिस तरह से बोर्ड मास रूल्स के अंदर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद फिर प्लस माइनस की तरफ आते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाती है या इक्विवेलेंसीज की इक्वेशन दी जाती है तो उसको चेक करने के लिए प्रेसिडेंस वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम नेगेशन को लेकर चलेंगे। नेगेशन के बाद हमारे पास एंड है, फिर और है, फिर इम्प्लाइज है और फिर बाय कंडीशनल है। इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा ट्रूथ टेबल को सॉल्व करने के लिए। पहले एग्जांपल देखते हैं। ट्रूथ टेबल है हमारे पास जो ये कह रही है कि जब मैं P के साथ नेगेशन ऑफ Q के दरमियान ऑपरेशन करूं और का,
इसकी जो भी वैल्यूज आएगी जब उसको इम्प्लाइज किया जाए पी एंड क्यू में, तो क्या उसकी ट्रूथ टेबल्स आपको राइट रिटर्न हो रही है, यानी ये और ये बराबर हो पा रहे हैं, यानी या इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी। ठीक है, इक्वलेंसीज का तो यहाँ पर साइन नहीं है कोई, या कोई और वैल्यूज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर इक्वलेंसीज का होता तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई वैल्यूज होती, लेकिन असल ये है कि हमें इस पार्ट का यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है, टेबल बनानी है। यूनिक वेरिएबल कितने हैं, पी एंड क्यू दो ही हैं, दो वेरिएबल लिखा, नेगेशन निकाला, पी इसी तरह से और नेगेशन ऑफ क्यू निकाला, ये हम कर चुके हैं। इनकी वैल्यूज आई, इनकी वैल्यूज, और इन दोनों के दरमियान अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इम्प्लाइज करना है। तो इम्प्लाइज की डेफिनेशन पे हम देख चुके हैं, सिर्फ एक ही वक्त वैल्यू फॉल्स होती है जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, जो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों पे मैंने फॉल्स लिखा, बाकी हर जगह पर वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो सेम प्रेसिडेंस को फॉलो किया हमने। अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने निगेशन निकाला यहाँ पर, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि हमारे पास एंड का कोई ऑपरेशन है तो वो निकालेंगे, ठीक है, फिर और है वो, उसके बाद इम्प्लाइज और बाय कंडीशनल की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रूथ टेबल निकाली जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो इसको मैं कंप्लीट पी भी कह सकता हूँ और इससे कंप्लीट को मैं क्यू कह सकता हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले से सॉल्व करना होगा, तो पी और क्यू को हम सॉल्व करेंगे, फिर इम्प्लाइज करेंगे नेगेशन ऑफ आर की। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आर का नेगेशन निकालना पड़ेगा। तो पी एंड क्यू लिया हमने, आर क्योंकि तीन वेरिएबल हैं तो तीनों वेरिएबल्स, ये हो गए 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हो जाएगी 2 की पावर 2। इस बेस पे तमाम वैल्यूज लिखी, नेगेशन ऑफ आर निकाला। अब हम सॉल्व करेंगे पी और क्यू को। पी और क्यू में हम जानते हैं जब और की बात होती है तो दो में से एक का ट्रू होना जरूरी है, इस बेस पे तमाम वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम नेगेशन ऑफ आर में क्या अप्लाई करेंगे, इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे, दिस वन, ठीक है ना, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में वही टेक्निक इस्तेमाल होगी जो यहाँ पर है। तो जहां जहां फॉल्स मौजूद है वो उसी चीज को फॉलो कर रहा है जो डेफिनेशन पे भी हमने देखा था, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है वो तो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स आ जा रहा है। तो इस तरह से हमने सेकंड एग्जांपल में भी यही चीज देखी कि ट्रूथ टेबल्स को बाय यूजिंग या बाय फॉलोइंग द प्रेसिडेंस ऑफ दीज ऑपरेटर हम किस तरह से बना रहे होते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस वीडियो इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस रूल्स, जिसको लॉ ऑफ लॉजिक कहा जा रहा होता है। इसी चीज पर हमारा कंप्लीट जो है वीडियो बेस कर रहा है। तो ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स से मुराद ये है कि जब आप मैथ्स में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं या इसी तरह से कोई मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, उसमें बेसिक कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक ही चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में भी कुछ रूल्स बने हुए, उस रूल्स के बिहाफ पर आप राइट हैंड साइड के प्रोपोजिशनल, कंपाउंड प्रोपोजिशनल को किसी दूसरे फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ को प्रूव हम किस तरह से करेंगे, सेम ट्रूथ टेबल से जो अभी हमने यहाँ पर या यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स अभी हम समझेंगे तो हमें ट्रूथ टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो उसकी ट्रूथ टेबल भी आप बना सकते हैं, वैसे ही जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पे देखा है। तो एक एक करके इसे समझते हैं। ओके, द फर्स्ट वन, अगर आप इक्विवेलेंस में फर्स्ट देखें जिसको आइडेंटिटीज लॉ कहा जा रहा है, क्या मतलब है। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा टॉटोलॉजी का और कॉन्ट्रडिक्शन का। अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है P और एक टॉटोलॉजी है, यानी तमाम वैल्यूज उसकी ट्रू है, और उन दोनों के दरमियान जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो एट लास्ट हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो P ही की मिलेगी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज लॉस कह रहा है, यानी इस तरह के कहीं पे भी ऑपरेशन है तो मैं डायरेक्ट P लिख सकता हूँ। इसका मतलब है उनकी ट्रूथ वैल्यूज वही रिटर्न होगी जो इनिशियली P की वैल्यूज होगी। इसी तरह हमारे पास प्रपोजिशन P मौजूद है और कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, यानी तमाम वैल्यूज फॉल्स की रॉन्ग कॉलम मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान हम और करें तो वापस से हमें वही प्रपोजिशन P मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिटी लॉस कहा जाता है। आप ट्रूथ टेबल बना के इस चीज़ को प्रूव कर लें, सेम वैल्यूज आएगी, जिस तरह भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा। डोमिनेशन लॉ क्या कहता है, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एंड मौजूद था, यहाँ पर और लगा दिया गया, जहाँ पर और मौजूद था वहाँ एंड लगा दिया गया। तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, अगर आप इसको बगौर देखें तो पहले इस लॉ के मुताबिक P रिटर्न हो रहा था जब यहाँ पर क्या मौजूद था, एंड मौजूद था, लेकिन जब और लगाया गया तो हमें वापस P नहीं मिला बल्कि टॉटोलॉजी मिल गई। ठीक है, इसी तरह से जब P और F के दरमियान हम और लगा रहे थे तो हमें P मिल रहा था, लेकिन जब P और F के दरमियान एंड लगा रहे हैं तो वापस से मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन यानी F मिल रहा है। इस कानून को हम डोमिनेशन लॉ कहते हैं। आइडेम्पोर्टेंट लॉ थर्ड हमारे पास मौजूद है। P और P दो ही कॉलम पर P प्रोपोजिशन मौजूद है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं और लगा दूं तो P ही रिटर्न हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जब मैं और लगाऊंगा तो भी मुझे P ही रिटर्न होगा क्योंकि दोनों सेम है। इस चीज को आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहा जाता है। डबल नेगेशन का क्या मतलब है कि एक चीज पॉजिटिव थी, नेगेशन लगा के आपने नेगेटिव बना लिया, लेकिन जब दोबारा आप नेगेशन लगाओगे तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें क्या मिल जाएगा, P। दैट इज सेड टू बी अ डबल नेगेशन लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप P और Q के दरमियान
और ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये बराबर होगा Q एंड P के दरमियान और ऑपरेशन के। क्यों? बहुत ही आसान सी बात है कि इन दोनों के दरमियान अगर आप ऑपरेशन देखो, ये और ये दोनों ऑपरेशन सेम है। अब मैं P को पहले लिखूं और Q को बाद लिखूं, बोथ आर सेम। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब ही ये है कि 1 + 2 = 2 + 1, बोथ आर सेम। सेकंड में P एंड Q के दरमियान हमारे पास यहाँ एंड मौजूद है। अब मैं Q और P के दरमियान भी एंड लगा दूं, दोनों ही चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो इस लॉ को क्या कहा जा रहा है? क्यूमुलेटिव। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ टेबल बना लें, उस चीज में भी ये चीज प्रूव हो जाएगी। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर मैं P एंड Q के दरमियान और ऑपरेशन कर रहा हूं और जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसे R के दरमियान और कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि R जो वैल्यूज बाहर मौजूद है उसे ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं और P को बाहर ले आऊं, तो बोथ विल बी सेम, यानी ट्रूथ वैल्यूज जो आएगी वो सेम आएगी। जो काम और के जरिए से हो रहा है वही चीज एंड के जरिए से भी प्रोड्यूस करके देगा, तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि जिस तरह से हमने अबव पे काम यहाँ पर एंड के साथ किया था जबकि R बाहर था, तो अब हम क्या कर रहे हैं? साइन को सेम नहीं रख रहे बल्कि साइन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या मौजूद था ब्रैकेट के अंदर? यहाँ पर और मौजूद था। अब ब्रैकेट के अंदर एंड आ गया और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी और ही मौजूद था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अब यहाँ पर और मौजूद है, यानी साइन चेंज है। ठीक है, हम अल्फाबेट को तो आगे पीछे कर सकते हैं, ये ऊपर लॉस पे हम देख चुके हैं। इस चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जा रहा है। मैं एंड और के साथ करूं या और एंड के साथ करूं, उसकी इक्वलेंसीज हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक मिलेगी। डे मॉर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर P एंड Q के दरमियान एंड ऑपरेशन कर रहा हूं और एंड ऑपरेशन करने के बाद निगेशन ले रहा हूं, यानी मैंने ऑपरेशन कर दिया, जो भी रिजल्ट आया उसके बाद उसका निगेशन किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू द बिफोर अप्लाइंग द ऑपरेशन बिटवीन, देन आप उस पर क्या कर दें? निगेशन अप्लाई कर दें। ये आपको डे मॉर्गन्स लॉ कह रहा होता है। जो ऑपरेशन आप एंड के लिए कर रहे हैं और के लिए भी वही चीज अलग अलग हुई, यानी ब्रैकेट से बाहर होने का मतलब ये है कि पहले ऑपरेशन किया जाए फिर निगेशन किया जाए, लेकिन जब मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा? निगेशन अप्लाई करूंगा, उसके बाद ऑपरेशन करूंगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप P एंड Q के दरमियान एंड और ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करें जो यहाँ पर मौजूद है, तो एट लास्ट आपको वो वही प्रोपोजिशन रिटर्न कर देगा जो इनिशियली आपके पास P पे मौजूद था। उसके बाद सिंपल नेगेशन लॉ है। सिंपल नेगेशन लॉ यानी पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अगर आप P और नेगेशन ऑफ P के दरमियान एंड ऑपरेशन करें तो आपको टॉटोलॉजी रिटर्न होगी। P और नेगेशन ऑफ P के दरमियान अगर आप और ऑपरेशन करें तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन रिटर्न होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एक एक करके अभी हमने समझा इसे। ये रूल्स हमें याद रखने हैं क्योंकि अपकमिंग डेज पर जब हम नेक्स्ट सेशन पे जाके इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम कर रहे होंगे। ठीक है, नेगेशन की अगर एग्जांपल समझें, जो नेगेशन हमने यहाँ पर देखा है, द नेगेशन ऑफ एन एंड प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और प्रोपोजिशन विच इज कंपोनेंट इज नेगेटेड। ठीक है, यानी एंड और को अलग करके दिखाया गया। अगर आप यहाँ पे भी देखें वही चीज लिखी गई है यहाँ पर, तो हम इसे बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं जैसे अभी हमने इस रूल्स में देखा। यानी P और Q के दरमियान अगर आप ऑपरेशन देखें तो हमारे पास एंड है और आउटसाइड पे निगेशन है, तो ये और जो है एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई और निगेशन दोनों के साथ आ जाएंगी। इसी चीज़ को रिवर्स कर लें, जहाँ पर एंड मौजूद है वहाँ पर और लगा लें तो ये रिवर्स हो जाएगा वापस एंड में और निगेशन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही वजह है कि मैंने यहाँ पे शो भी किया। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जॉन इज 6 feet टॉल एंड ही वेट्स एटलीस्ट 200 pounds। तो ये हमारा फर्स्ट प्रपोजिशन हो गया, एंड के साथ ये चीज़ कलेक्ट हुई हुई है, एंड जो सेकंड पार्ट है वो ये वाला हो गया। ठीक है, सेकंड में द बस वॉज लेट, फर्स्ट पार्ट, और टॉम्स वॉच वॉज स्लो। तो अगर आप इसको नेगेशन वाइज देखें, यानी मैं नेगेशन पर अगर इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? नॉट का इजाफा करना होगा। ठीक है, एंड के लिए भी या और के लिए भी दोनों वाइज हो सकते हैं, यानी ये रूल नेगेशन का फर्स्ट है या नेगेशन का सेकंड है, यानी इन दोनों तरीकों से नेगेट किया जा सकता है कंपाउंड प्रोपोजिशन को। द फर्स्ट सोल्यूशन इज दैट जॉन इज नॉट 6 feet टॉल, और क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्वेश्चन में एंड मौजूद था। अब मैं जब नॉट लगाऊंगा तो एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने यहां देखा। तो ये हमने नॉट लगाया और यहां पर मैंने और लगा दिया, और जहां पर सेकंड पे मुझे नॉट लगाना था तो सेंटेंस के मुताबिक हम उसको नेगेट करेंगे, तो मैंने यहां पर लेस लिख दिया, लेस देन 200 pounds। जब हमारे पास एंड के साथ था तो यहां पर मैंने नॉट लगाया और यहां पर एंड कर दिया। ठीक है, यानी फर्स्ट जो है एंड के साथ था तो और किया, और सेकंड जो है वो और के साथ है तो एंड कर रहा हूं, और दोनों को निगेट कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस लॉ ऑफ द लॉजिक विद एग्जांपल्स, जो हमने अंडरस्टैंड किया। मजीद भी इसके कुछ रूल्स हैं या लॉज हैं जो हम इस सेशन पे मजीद भी देखना चाह रहे हैं। एक लॉजिकल इक्विवेलेंसीज हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, जिसका फर्स्ट चंक जो है वो ये पार्ट है
और सेकंड ये, इन दोनों की इक्विवेलेंसीज देखनी है तो सबसे पहले हमें यूनिक वेरिएबल्स देखने होते हैं। PQR वेरिएबल्स है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 के साथ ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। जो वैल्यूज़ थी बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ हमने यहाँ पर कवर किया, और ये है हमारा फर्स्ट चंक और इन तमाम की ट्रूथ वैल्यूज़ है, और ये सेकंड है। और जब मैं तमाम वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ तो इसकी तमाम वैल्यूज़ सेम आ रही है। नंबर ऑफ़ ट्रूथ्स सारे सेम है और नंबर ऑफ़ फॉल्स 3 हैं वो भी यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को यहाँ पर इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इक्विवेलेंसीज की, यानी P के साथ जब इस पार्ट को हम क्या करेंगे और करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा P और Q और P और R के दरमियान एंड ऑपरेशन के। इस चीज़ को ट्रूथ वैल्यूज़ के जरिए से हमने देख लिया। लॉजिकली इक्विवेलेंस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी कुछ डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जूम करके इस चीज़ को समझते हैं। तो P इम्प्लाइज Q अगर हमारे पास मौजूद है तो उसकी इक्विवेलेंसीज ये हो सकती है कि नेगेशन ऑफ P और Q के दरमियान में एंड ऑपरेशन करूं। इसी तरह से P इम्प्लाइज Q अगर कहीं पर परफॉर्म किया जा रहा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज इक्विवेलेंस आएगी उस वक्त जब नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P के दरमियान में इम्प्लाइज करूं, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ हम एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन में जो सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू सेम आती है। इसी तरह से P और R के दरमियान P और Q के दरमियान जब आप एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो नेगेशन ऑफ P और इम्प्लाइज ऑफ Q के दरमियान नेगेशन आ सकती है। इसी तरह से सेम ये सारे रूल्स मौजूद हैं। इन रूल्स को भी हम एग्जाम्पल में फॉलो कर रहे होंगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। प्रूवमेंट के लिए अभी हम लॉज देख चुके हैं कि आप ट्रूथ टेबल बनाकर उन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जब बाय कंडीशनल की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास 4 इक्विवेलेंसीज मौजूद हैं। जो बुक इमेज से मैंने ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर रखी है। अगर P बाय कंडीशनल Q मौजूद है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, इसी तरह इस फॉर्मेट से भी लिखा जा सकता है। यानी अगर ये फॉर्मेट कहीं पर आ रहा होगा तो मैं डायरेक्टली बाय कंडीशनल का ये साइन लिख सकता हूँ, और बाय कंडीशनल के अंदर अगर निगेशन मौजूद होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ Q पर अप्लाई करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर देखा कि लॉ ऑफ लॉजिक प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसीज के रूल्स क्या क्या हैं और किस बेस पर हम इन रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, और इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ के बिहाफ पर देखा जाएगा कि बोथ आर द सेम और नॉट। और ये तमाम जो रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं ट्रूथ टेबल्स के बिहाफ पर लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं, इसी के बेस पर हम इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की एग्जाम्पल्स जो हैं अपकमिंग डेज पर आने वाले वीडियो सेशंस के हम क्वेश्चंस पे करेंगे। इन्हीं रूल्स को हम फॉलो कर रहे होंगे, लिहाजा ये मेमोराइज करना बेहद ज़रूरी है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो ज़रूर लॉन्ग हुई है लेकिन हमने इसमें वो तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए जो बेसिकली लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह से बंदे रहें हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। सी यू देयर।